टेढ़ी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो ज्योग्राफी से संबंधित है। ये जो टॉपिक है ये है सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। सबसे पहले तो आप अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। आज का वीडियो जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये ग्रहों से, प्लैनेट से संबंधित है। तो इसमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें अवश्य देखने को मिलेंगे। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करें, जो ज्योग्राफी है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये ज्योग्राफी जो है ये कौन सी भाषा से आया है, तो ये ग्रीक भाषा से ये शब्द आया है। इस ज्योग्राफी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है पृथ्वी का विवरण, मतलब अर्थ की डिटेल जो है वो ज्योग्राफी का अर्थ होता है। अब हम बात करें, ये जो ज्योग्राफी है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मेल से बना है। तो वो 2 ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं, एक तो जी और एक ग्राफिया। तो ये 2 ग्रीक शब्द है जी और ग्राफिया। जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। इन 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी बना है। इसी प्रकार जियोलॉजिया, GEOLOGIA, तो इसमें भी GEO है, ज्योग्राफी में भी GEO है। तो GEO क्या है, ये पृथ्वी है। तो इसी से अलग अलग जो भाग हैं वो बने हैं। जियोलॉजिया का मतलब पृथ्वी का अध्ययन, यहाँ भी GEO है। आगे METRIA, जियोमेट्रिया मतलब पृथ्वी का मापन। आगे है जियो EIDS मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये सभी जो शब्द हैं ये GEO मतलब पृथ्वी से ही निर्मित हैं, पृथ्वी का ही ये सभी किसी न किसी रूप में हमें अध्ययन करना सिखाते हैं। तो ये तो हो गई इसके मूल शब्द की बात कि ये शब्द आया कहाँ से है। हिंदी में ज्योग्राफी को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं, मतलब भू का अध्ययन। फिर अगले फैक्ट की हम बात करें तो इसमें है पूर्ण चंद्रमा की रात्रि। पूर्ण चंद्रमा की रात्रि में आपने देखा होगा वो क्या होती है, वो होती है पूर्णिमा। उस दिन जो चांद होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, गोल होता है। और उस दिन जो चांद की रोशनी है वो बहुत तेज़ धरती पर गिरती है और दिन का सा उजाला उस टाइम दिखाई देता है। और नए चंद्रमा की जो रात्रि है उसको कहते हैं अमावस्या। इस दिन जो चांद है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो अमावस्या बिल्कुल अंधेरी रात होती है जिस दिन कभी कभार क्या होते हैं, सूर्य ग्रहण होते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होते हैं। मगर ये हर पूर्णिमा को नहीं होते, कभी कभार ये होते हैं। अब हम बात करें, दोनों ही क्या होते हैं, महीने में क्रमशः एक एक बार आती हैं। तो महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और महीने में एक बार अमावस्या आती है। तो ये तिथियों के हिसाब से आते हैं। अगले फैक्ट की हम बात करें, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। मतलब जो रात को हमें आसमान में कुछ चमकते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें सूर्य भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है और भी वस्तुएं हो सकती हैं। तो इन सभी को क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहा जाता है। अगले बिंदु की हम बात करें तो अगला बिंदु है खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। मतलब जो खगोलीय पिंड है उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है। जैसे कि प्राचीन काल में आर्यभट्ट जो थे वो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री माने जाते थे। आर्यभट्ट ने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा जो हैं ये परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो परावर्तित होता है तभी ये ग्रह और चंद्रमा
चमकते हैं। अगले हम बिंदु की बात करें तो इसमें दिया गया है कि कुछ खगोलीय पिंड जो हैं वो बड़े आकार के होते हैं और बहुत अधिक वो गर्म होते हैं। और ये जो खगोलीय पिंड हैं ये किससे बने होते हैं? ये गैसों के मेल से बने होते हैं, इनमें गैसों का भी मिश्रण होता है। इन खगोलीय पिंडों के पास स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश होता है। तो ये किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं बल्कि अपने स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश इनके पास होता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको तारा कहते हैं। सूर्य जो है वो भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। अब हम अगले बिंदु की बात करें तो इसमें दिया गया है कि रात्रि को आसमान में तारों की विभिन्न आकृतियां जो हैं वो बनी हुई हमें दिखाई देती है। हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अलग अलग आकृतियां आसमान में तारों की बनी हुई दिखाई देती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं नक्षत्र मंडल। जैसे कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर है या फिर बिग बियर, ये सभी क्या हैं? ये नक्षत्र मंडल है। अगले बिंदु की हम बात करें सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल क्या होता है? तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, सप्त का मतलब सात, ऋषि का मतलब मुनि। तो सात जो मुनि होते हैं वो एक जगह बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो ये सप्तऋषि मंडल जो है ये अर्सा मेजर का ही एक भाग माना जाता है। और हम बात करें ध्रुव तारे की, पोल स्टार की। ध्रुव तारा जो है वो हमेशा उत्तर दिशा का बोध कराता है। प्राचीन समय में लोग ध्रुव तारे के आधार पर ही दिशा का निर्धारण करते थे कि ध्रुव तारा जिस साइड दिखाई देगा वो कौन सी दिशा हो जाएगी? वो नॉर्थ दिशा हो जाएगी। तो उत्तर दिशा का बोध पोल स्टार कराता है। फिर हम अगले बिंदु की बात करें, इसमें दिया गया है कि कुछ खगोलीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। पहले हमने देखा था कि कुछ पिंडों में स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है और कई खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो तारे भी क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं और वे उन तारों के प्रकाश से वो चमकते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को पिंड ग्रह कहा जाता है। तो ऐसे पिंड ग्रह ये कहलाते हैं। तो ये जो नहीं चमकने वाले पिंड हैं इनको ग्रह कहा जाता है, प्लेनेट कहा जाता है। प्लेनेट जो शब्द है ये भी ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से आया है। तो प्लेनेटाई जो ग्रीक भाषा का शब्द है इसी से प्लेनेट बना है और जिसका हिंदी अर्थ होता है ग्रह। और प्लेनेटाई का जो अर्थ है वो यहाँ पर बताया गया है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। तो ये ग्रह का क्या काम होता है? ये चारों ओर घूमते रहते हैं। तो यही क्या होते हैं? प्लेनेट कहलाते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें पृथ्वी। पृथ्वी जो ग्रह है, अर्थ प्लेनेट जो है, ये अपने सबसे नज़दीकी तारे। तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी जो तारा है वो कौन है? वो सूर्य है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा ग्रहण करती है। चंद्रमा से इसे देखने पर ये जो हमारी पृथ्वी है ये कैसी दिखाई देती है? ये चमकती हुई दिखाई देती है। अगर हम चंद्रमा में हों और वहाँ से अगर अपनी पृथ्वी, अपनी धरती को देखेंगे तो ये हमें चमकती हुई दिखाई देगी। क्यों चमक रही है? ये सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा के कारण ये चमकती हुई हमें दिखाई देती है। अगले बिंदु की हम बात करें बृहस्पति ग्रह, जुपिटर और शनि ग्रह, सेट तथा यूरेनस ग्रह के चारों ओर हमें रिंग्स मतलब छल्ले दिखाई देते हैं। ये जो छल्ले हैं ये विभिन्न पदार्थों के पिंडों से ये निर्मित माने जाते हैं। तो इन ग्रहों के हमें चारों ओर छल्ले दिखाई देते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? बृहस्पति, शनि और यूरेनस। अगले मुख्य बिंदु की हम बात करें तो इसमें दिया गया है चंद्रमा एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अपनी जो पृथ्वी है वो तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर
लगाता है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है, बल्कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। फिर हम अगले बिंदु की बात करें तो इसमें दिया गया है उपग्रह क्या होता है। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सारे ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ग्रहों का काम तो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और उपग्रह का काम होता है ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाना। अगले बिंदु की हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होता है जो वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित होते हैं। ये जो मानव निर्मित उपग्रह हैं ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं, और ये जो मानव निर्मित जो कृत्रिम पिंड हैं इनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इनका अध्ययन किया जाता है। इन मानव निर्मित जो कृत्रिम पिंड हैं इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें ये स्थापित कर दिए जाते हैं, जिससे हमें धरती पर सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं, जैसे कि इनसेट, IRS, एडुसेट आदि क्या हैं? कृत्रिम उपग्रह। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम, जिसमें सूर्य के अलावा 8 ग्रह, उपग्रह एवं कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो सौर मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सभी सौर मंडल में आते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें सूर्य। सूर्य जो ग्रह है, मतलब सूर्य ग्रह नहीं, ये सूर्य जो है ये सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। तो सूर्य जो है वो एक तारा है, ना कि एक ग्रह है, और ये सौर मंडल के सेंटर में स्थित होता है और जो हॉट गैसेज हैं उनसे ये बना होता है। इसका जो खिंचाव है, सूर्य का जो खिंचाव बल है, ये इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है ये पृथ्वी से लगभग तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर माना जाता है। अगले बिंदु की हम बात करें, इसमें है ग्रह। ग्रह जो है ये क्या होते हैं? ग्रह जो हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, कि उनका एक निश्चित पथ होता है और उस पथ पर ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो रास्ते हैं इनके चक्कर लगाने के, ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और इन्हें कक्षा कहा जाता है। तो ये कक्षा कहलाते हैं। अब यहाँ से इस पिक्चर के माध्यम से हम देखें तो ये लड़की जो है ये ऊपर की ओर जो तारामंडल है उसको देख रही है। अब हम इसमें क्या क्या देखेंगे? इसमें ध्रुव तारा और सप्तऋषि मंडल देखने जा रहे हैं। सप्तऋषि मंडल में हमने देखा था कि 7 तारों का एक समूह होता है। तो इस प्रकार वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 जो तारे हैं ये सातों तारे सप्तऋषि मंडल कहलाते हैं। और ये जो तारे हैं इसमें ये 2 तारे जो हैं ये बिल्कुल सिद्ध में हैं, और इस सिद्ध में आगे ही हमें एक तारा और दिखाई देगा जिसको ध्रुव तारा, पोल स्टार कहते हैं। तो ये ध्रुव तारा जो है ये हमेशा कौन सी दिशा का बोध कराता है? नॉर्थ दिशा का ये बोध कराने वाला जो तारा है ये ध्रुव तारा है। तो ये हमने इस पिक्चर के माध्यम से देखा है। इस चित्र में हम बात करें तो इस चित्र में अपने जो 8 ग्रह हैं वो दिखाए गए हैं। सबसे पहले जो तारा है वो कौन सा है? सूर्य है। ये जो सूर्य है इसके चारों ओर जो 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं वो हम क्रमशः देखेंगे। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है, सबसे पहले ये फर्स्ट राउंड में ही ये जो ग्रह आ गया जिसको बुध ग्रह बोलते हैं, ये बिल्कुल सूर्य के पास स्थित है। फिर हम
अगले ग्रह की बात करें तो अगला जो दूसरी लाइन में ये दूसरा ग्रह आता है सूर्य के नज़दीक क्रमशः वो होता है शुक्र। फिर तीसरा जो ग्रह है सूर्य के पास वो है पृथ्वी। चौथा जो ग्रह है सूर्य के पास वो है मंगल ग्रह। तो ये चार जो ग्रह हैं ये इस शुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर आते हैं। तो इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। फिर हम एक शुद्र ग्रह के बाद में देखें तो इससे आगे आ जाता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। और हम यहाँ एक और बात देखें, मतलब पृथ्वी और शुक्र जो ग्रह हैं ये एक समान ग्रह माने जाते हैं, जुड़वा ग्रह कहलाते हैं। फिर बृहस्पति से आगे हम बात करें, बृहस्पति कौन सा ग्रह क्रम से पांचवा है, सूर्य से दूरी के हिसाब से ये पांचवा ग्रह है। चार ग्रह तो अंदर आ गए, पृथ्वी तीसरा हो गया। फिर हम छठे ग्रह की बात करें तो वो है शनि। शनि जो ग्रह है ये सूर्य से दूरी के हिसाब से छठा ग्रह है। सूर्य के बाद में यूरेनस सातवां ग्रह है और जो नेपच्यून है ये सबसे अंत का आठवां ग्रह है जो यहाँ हमें दिखाई देता है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो तो बुध ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वो कौन सा है, वो है नेपच्यून। अब हम बात करें नीचे इन ग्रहों की, तो हम यहाँ देखें सबसे पहले हम यहाँ देखें आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह हमने देख लिए कि ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये ग्रह जो हैं ये क्षुद्र पट्टी से पहले आते हैं और ये ग्रह किससे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। और जो बाह्य ग्रह हैं वो कौन से हैं, वो बृहस्पति से लेकर नेपच्यून तक, ये चार जो ग्रह हैं ये बाह्य ग्रह हैं। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा ये बहुत बड़े आकार के हैं। तो पहले चार ग्रह जो थे वो छोटे छोटे थे और ये ग्रह बड़े हैं। ये गैसों और तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं। अब हम बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में ये कर लेता है। तो एक परिक्रमण ये कितने दिन में करता है, 88 दिन में पूरा करता है। यहाँ दो शब्द देखने वाले हैं, एक तो परिक्रमण क्या होता है और एक होता है परिभ्रमण। तो परिक्रमण क्या होता है, तो आपने मंदिर में या किसी पीठ में उस मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा दी होगी, मतलब उसके चारों ओर आप गोल गोल घूमे होंगे, तो वो तो होता है परिक्रमण। परिभ्रमण मतलब एक ही जगह पर स्थित रहकर घूमना। जैसे आप इस जगह खड़े हैं और यहीं इस जगह चारों ओर आप घूमते हैं, तो वो होता है परिभ्रमण। या फिर हम समझें परिभ्रमण जैसे कि एक पहिया है, तो पहिया जो है वो किसी नट बोल्ट से वो जुड़ा हुआ होता है और वो एक ही जगह चारों ओर घूमता रहता है, तो वो तो होता है परिभ्रमण। परिक्रमण मतलब ऐसे कोई चीज़ है और उसके चारों ओर ऐसे घूमना, वो होता है परिक्रमण। तो जो बुध ग्रह है ये अपनी परिक्रमा जो है सूर्य के चारों ओर 88 दिन में वो पूरी कर लेता है। तो उसको सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लगते हैं और उसे परिभ्रमण करने में, तो जो बुध ग्रह है वो पूरा परिभ्रमण कितने दिनों में करता है, तो वो 59 दिनों में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। मतलब अपने अक्ष पर ही वो घूमता है, तो उसको 59 डेज लग जाते हैं। तो अब समझ गए होंगे परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है, तो वो सभी यहाँ हम देखने वाले हैं। दूसरा ग्रह जो आता है वो आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में दिन लेता है 255 दिन। 255 दिन वो परिक्रमा करता है सूर्य की और वो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, परिभ्रमण करता है, तो उसमें उसको दिन लगते हैं 243। फिर हम अगले ग्रह की बात करें, अगला पृथ्वी ग्रह है। तो पृथ्वी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, परिक्रमण करता है, उसके लिए वो दिन लेता है 365 डेज, 365 दिन लेता है। 365 दिन मतलब एक साल। तो पृथ्वी एक साल में सूर्य का एक चक्कर
लगा लेती है। और पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब जो उसकी एक किल्ली होती है उस किल्ली के चारों ओर वो घूमती है। आपने ग्लोब देखा होगा, उसमें एक किल्ली ऐसे लगी होती है, तो पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमती है और वापस उसी किल्ली की साइड आती है, तो उसे एक दिन लगता है। और पृथ्वी का एक उपग्रह भी है, कौन सा है, वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा की संख्या पृथ्वी पर कितनी है, एक। हम देखें तो अपने यहाँ एक ही चंद्रमा है। फिर अगले ग्रह की बात करें, वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में समय लेता है 687 दिन, 687 डेज। और वो मंगल ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर जब घूमता है तो उसे घूर्णन में एक दिन लगता है, तो एक दिन में वो अपने अक्ष पर घूम जाता है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह पर जो चंद्रमा है उनकी संख्या 2 हो जाती है। तो मंगल ग्रह पर कितने चांद हैं, 2 चांद हैं। और अपनी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही चांद हमें दिखाई देता है। फिर हम बात करें अगले ग्रह की, जिसका नाम है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है, तो इसे 11 साल 11 महीने और 11 महीने का दिन लगता है, मतलब लगभग 12 साल उसको एक परिक्रमा पूरी करने में लग जाते हैं। क्योंकि वो थोड़ा दूर है, तो दूर रहेगा तो परिक्रमा करने में ज़्यादा समय लगेगा। जैसे आप एक छोटे मंदिर में परिक्रमा कर रहे हो तो कम टाइम लगेगा, और उस मंदिर का जो परिक्रमा स्थान है वो बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही बात यहाँ ग्रहों में हमें देखने को मिलती है। और बृहस्पति जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 9 घंटे में, तो 9 घंटे लगते हैं उसको एक पूरा राउंड लगाने में। 9 घंटे 56 मिनट, मतलब लगभग 10 घंटे मान लो। और बृहस्पति पर चंद्रमा की संख्या बात करें तो यहाँ पर जो चंद्रमा हैं वो आपको दिखाई देंगे 53, लगभग 53 चंद्रमा जो हैं वो बृहस्पति ग्रह पर पाए जाते हैं। अगले ग्रह की बात करें, अगला ग्रह जो है वो शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 साल और 5 महीने लेगा। तो ये 11 साल से ज़्यादा 29 साल पर चला गया, मतलब ये और दूर है सूर्य से, और इसको एक परिक्रमा करने में 29 साल और 5 महीने लगते हैं। और ये जो शनि ग्रह है ये अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है, तो इसको 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। और अगर हम शनि ग्रह की चंद्रमा की संख्या के बारे में जाने तो इस पर लगभग 53 ही चांद जो हैं वो शनि ग्रह पर मौजूद हैं। अगले ग्रह की हम बात करें तो अगला जो ग्रह है उसका नाम है यूरेनस। यूरेनस जो ग्रह है यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है, तो इसको लगभग 84 साल लगते हैं। तो 84 ईयर में ये एक परिक्रमा करता है, मतलब सूर्य के चारों ओर इसको ये 84 साल में एक राउंड पूरा करता है। और ये जो यूरेनस है ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, तो इसको समय लगता है 17 घंटे 14 मिनट का। तो 17 घंटे 14 मिनट में एक बार ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। और अगर इसमें चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा कितने हैं यूरेनस पर, तो लगभग 27 मून्स जो हैं वो यूरेनस प्लेनेट पर हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है नेपच्यून, उसकी बात करें तो नेपच्यून जो है ये सूर्य की एक परिक्रमा करने में 164 साल का समय लेता है। 164 ईयर में ये एक परिक्रमा पूरी करेगा। और अपने अक्ष पर जो नेपच्यून है ये घूर्णन करता है, तो समय लेगा 16 घंटे 7 मिनट का। अगर हम नेपच्यून ग्रह पर चंद्रमा की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 13 चंद्रमा जो है ये विद्यमान है। तो ये तो हमने सभी ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देख ली। अब हम ये आपको बताना भूल गए कि जो ब्रैकेट में दे रखे हैं ये क्या हैं। तो ये हम बात करें तो ये सूर्य से इनकी दूरी दे रखी है। तो ये जो दे रखा है ये मिलेनियम में दे रखा है, 58 मिलेनियम, 108 मिलेनियम, 150 मिलेनियम। तो ये मिलेनियम क्या होता है, तो एक मिलेनियम होता है 10 लाख, और ये दूरी कितनी है किलोमीटर में, तो 10 लाख किलोमीटर, मतलब ये 58 मिलेनियम दूर है
सूर्य से, ये 108, मतलब ये संख्या बढ़ती जाती है। तो ये इसमें नीचे सभी में क्या दिखाई गई है, सूर्य से इसकी दूरी दिखाई गई है किलोमीटर में। महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात करें तो इसमें दे रखा है सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह है वो क्रमशः यहाँ दिए गए हैं। सबसे पास वाला सबसे पहले सूर्य के, और सबसे सूर्य से जो सबसे दूर है वो सबसे अंत में। तो बुध सबसे पास, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं जो क्रमशः यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हमने उस चित्र में देख लिया था। इनसे दूरी भी देख ली कितने किलोमीटर है और कितने दिनों में ये परिक्रमण और परिभ्रमण करते हैं, वो सब हमने चित्र में देख लिया है। अब इसको याद करने की जो एक ट्रिक है, उस ट्रिक में इन सभी ग्रहों का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो इस ट्रिक में दिया गया है और इसके द्वारा आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये है मई, माई। माई में एम आ रहा तो एम मरकरी, माई। वेरी, वेरी में वी आ रहा है तो वी है वीनस, शुक्र। एफिशिएंट में ई आ रहा है मतलब अर्थ। मदर में एम आ रहा है मतलब मार्स। जस्ट में जे आ रहा है मतलब जुपिटर। सर्वड में एस आ रहा है मतलब सैटर्न। अस में यू आ रहा है मतलब यूरेनस। नट्स में एन आ रहा है मतलब नेपच्यून। तो ये सभी इस ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें पहला अल्फ़ाबेट लेंगे तो जो सन है उससे क्रमशः उनकी जो डिस्टेंस है वो कम से अधिक की ओर बढ़ती जाती है। तो ये हमने इस ट्रिक के माध्यम से देख लिया है। अब हम बात करें अगले महत्वपूर्ण बिंदु की। तो अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो हमने ये पहले भी बात की है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, समान है। इसलिए शुक्र और पृथ्वी ग्रह जो है वो दोनों एक समान है, तो इनको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। फिर हम आगे बात करें अगले महत्वपूर्ण बिंदु की। तो इसमें दिया गया है कि कुछ वर्षों पहले ग्रहों की संख्या 9 थी और वर्तमान में ग्रह कितने हैं, 8 हैं। एक ग्रह को हटा दिया है, उसको बोने ग्रह के रूप में स्थापित कर दिया है। वो हम आगे देखने वाले हैं वो कौन सा है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई थी अगस्त 2006 में। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि कुछ समय पूर्व खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, ये 2003 की बात है, और UB313 ये एक खगोलीय पिंड है, और एक सीरस तथा प्लूटो, तो वो नोवा ग्रह कौन सा था, ये प्लूटो था। तो इसको अब बोने ग्रह के रूप में जाना जाने लगा। तो बोने ग्रह कौन कौन से हैं, सीरस, UB313 और प्लूटो, ये सभी बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो ये इस अध्ययन से हमें पता चला है। अगले बिंदु की हम बात करें तो इसमें दिया गया है पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी के हिसाब से तो तीसरा, तो यहाँ हमने देखा बुध शुक्र के बाद में पृथ्वी है तो तीसरा है सूर्य से दूरी के हिसाब से। मगर हम इसके आकार की बात करें, इसकी साइज की बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। वैसे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर जो है वो सबसे बिग ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, और पृथ्वी जो है उसका 5वां नंबर आता है आकार के आधार पर। ध्रुवों पर पृथ्वी क्या होती है, चपटी होती है, जिसके कारण इसको भूआब कहते हैं। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो आपने पृथ्वी को देखा होगा, वो दोनों ध्रुवों पर चपटी हुई है और बिल्कुल गोल है। तो वो बीच से बिल्कुल गोल है। हम मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी इस आकृति में है, मतलब ध्रुवों पर ये चिपटी हुई है और बीच में ये गोल है। पृथ्वी पर न तो अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक ठंड पड़ती है। पानी, गैसें एवं वायु सभी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसी कारण यहाँ पर जीवन संभव है। इन सभी विशेषताओं के कारण ही पृथ्वी जो है उसको एक अद्भुत ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि उस पर जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी जो ये पृथ्वी है इसका जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो सतह है उसके 2/3 भाग पर
पानी है, मतलब हमारी धरती पर पानी बहुत मात्रा में है। इसका 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। तो पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो ऊपर से देखने पर वो नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को और कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम आगे बात करें अगले बिंदु की। प्रकाश की गति जो है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये प्रकाश की गति की बात हुई है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर लगभग कितने मिनट में पहुंच जाता है? तो वो पहुंच जाता है लगभग 8 मिनट में। अब हम आगे बात करें अगले बिंदु की। तो इसमें दिया गया है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह माना जाता है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 हिस्सा है। तो 1/4 मतलब 1 रुपया है, उसमें 25 पैसे का जो हिस्सा होता है वो चंद्रमा का है। तो चंद्रमा से 3 गुनी अधिक जो है वो पृथ्वी होती है। तो 3 गुना छोटा है ये चंद्रमा पृथ्वी से। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो पृथ्वी से इसकी दूरी दे दी गई है कितने दूर है। और पहले हमने देख लिया कि सूर्य पृथ्वी से कितने दूर है, वो भी हमने देख लिया था। यह लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। तो हमने उसमें बात की थी तस्वीर के माध्यम से। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का 27 दिन में एक राउंड पूरा कर लेता है, मतलब परिक्रमा करता है, परिक्रमण करता है 27 दिन में। और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। ये अपने अक्ष पर घूमना मतलब परिभ्रमण। तो इतने ही दिन ये परिभ्रमण में भी लगा देता है। पृथ्वी से हमें इसका केवल एक ही भाग दिखाई देता है, दूसरा भाग इसका दिखाई नहीं देता है। तो ये घूमता जाता है तो आगे का भाग जो होता है वही हमें दिखाई देता है। जैसे ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तो इसका आधा भाग ही हमें दिखाई देगा। ये घूमता रहेगा तो भी हमें ये आधा भाग ही, इसका आधा भाग ही दिखाई देगा। इसकी परिस्थितियाँ जो हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर, किसकी सतह पर? चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हमें दिखाई देते हैं। तो वो हम आपको पिक्चर के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से अभी दिखाएंगे। जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, पूर्णिमा जो फुल मून होता है उस रात को चंद्रमा पर इसकी छाया को आसानी से देखा जा सकता है। अब हम तस्वीर के माध्यम से चंद्रमा देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हो तो ये अंतरिक्ष से चंद्रमा की पिक्चर ली गई है, तस्वीर ली गई है। तो जो पूर्णिमा का चंद्रमा है वो इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। इसमें जगह जगह पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, तो सब कुछ इसके अंदर यहाँ मौजूद है। तो ये हमने चंद्रमा की तस्वीर देख ली है। अब हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुका है कि चंद्रमा की सतह पर सर्वप्रथम कदम किसने रखा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसकी हम बात करें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, इन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले अपना कदम रखा था। तो वो डेट कौन सी है, अगर ये भी पूछ ले तो वो डेट है 20 जुलाई 1969 को। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो इसकी बात हमने पहले भी कर ली है। ये क्षुद्र ग्रह जो हैं ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो हमने आंतरिक और बाह्य ग्रह देखे थे, उसके बीच में ये क्षुद्र ग्रह हमें देखने को मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें ग्रहों के ही भाग माना है, जो एक विस्फोट के कारण टूटकर ये छोटे छोटे पिंडों में विभक्त हो गए। तो ये किसके भाग माने जाते हैं? प्लेनेट के ही ये भाग माने जाते हैं। अगला बिंदु है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को
उल्कापिंड कहते हैं। इसकी भी बात हमने पहले कर ली थी। वायु के घर्षण के कारण ये जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड होते हैं, ये गर्म होकर पृथ्वी पर गिरने से पहले ही ये जल जाते हैं। तो हमने आसमान की तरफ देखा होगा, तो वो हम बात करते हैं कि वो तारा टूटा है, तो वो तारा नहीं टूटता, बल्कि वो क्या है, उल्कापिंड गिरते हैं और वे वायु के घर्षण के कारण वो गर्म होकर जलते हैं और फिर वो बीच में ही नष्ट हो जाते हैं। अगर वो उल्कापिंड बड़ा हो तो वो कभी कभार बीच रास्ते में नष्ट नहीं हो पाता और वो अपनी पृथ्वी पर गिर जाता है। पृथ्वी पर गिरने के कारण वहाँ पर गड्ढा वो बना देता है, क्योंकि वो इतना फास्ट आता है ऊपर से। जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरेगा तो वो अंदर तक चला जाएगा और एक गड्ढा बना देगा। अगले बिंदु की हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि लाखों करोड़ों तारों, बादलों व गैसों का समूह पट्टी के रूप में हमें आसमान में दिखाई देता है। तो उस समूह को आकाशगंगा, मिल्की वे, गैलेक्सी, ये सब उसे हम कहते हैं। तो आपने एक छोटे छोटे तारों का समूह है देखा होगा, उसमें बादल, गैसें सब कुछ हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो आकाशगंगा कहलाता है। हमारा सौर मंडल जो है वो इसी आकाशगंगा का एक भाग है। अगले बिंदु की हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो ब्रह्मांड क्या होता है कि लाखों आकाशगंगाएं जो मिलती हैं और वो एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब हम चित्रों के माध्यम से और देखते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से हम देखें तो जो रॉकेट का प्रक्षेपण वो यहाँ, ये जो भारत का मैप है पृथ्वी से, यहाँ से ये किया गया है। तो ये रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है, रॉकेट को ऊपर अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। फिर ये रॉकेट ऊपर जाकर ऐसे ही इसके पार्ट खुलने लगते हैं, तो ये क्या है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना। अगले चित्र की हम बात करें तो जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो कक्षा में यहाँ प्रवेश कर चुका है। तो तीसरे चित्र में हमने देख लिया कि जो उपग्रह किस प्रकार अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की जो कक्षा है उसमें प्रवेश कर वहाँ से हमें सूचनाएं भेजता रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।